चुनाव आयोग ने 7 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को सिंगल फेज में वोटिंग होगी। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता भी लागू हो गई है। ये पूरी प्रक्रिया यानी 10 फरवरी तक करीब 35 दिन तक लागू रहेगी। 2020 के चुनाव में इसकी तुलना करें तो ये 4 दिन कम है। तब चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी और प्रक्रिया पूरी होने में यानी 13 फरवरी तक करीब 39 दिन तक ये लागू रही थी। इस रिपोर्ट में हम आपको आंकड़ों के बारे में, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में बताएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 से अब तक 5 साल में करीब 8 लाख मतदाता बढ़ गए। पिछली बार मतदाताओं की संख्या करीब 1.47 करोड़ थी। इसमें 79.86 लाख पुरुष और 67.30 लाख महिलाएं और 1176 थर्ड जेंडर मतदाता थे, जबकि इस बार चुनाव में 1.55 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 83.49 लाख पुरुष, जबकि 71.74 लाख महिलाएं और 1261 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 2012 की गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई। इसके ठीक 1 साल 1 महीने और 2 दिन बाद 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग हुई। जब 8 दिसंबर को नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी को 29.49% वोट के साथ 28 सीटों पर जीत मिली। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनकी नई दिल्ली सीट पर करीब 26,000 वोट से हराया। केजरीवाल को 53.8% वोट मिले, जबकि 3 बार से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लगभग 22% वोट मिले। दिसंबर 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से 5 सीट पीछे रह गई। भाजपा ने 33.07% वोट हासिल करके 31 सीटें जीती। आपने कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनाई, लेकिन 2 महीने भी ना चली। करीब साल भर राष्ट्रपति शासन रहा। 2015 में चुनाव हुए तो भाजपा का वोट शेयर 0.88% से घटकर 32.19% रह गया। सिर्फ इतने से ही पार्टी ने 28 सीटें गंवा दी। 2013 की तुलना में 2020 के चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 5.44% से बढ़कर 38.51% हो गया। फिर भी पार्टी सिर्फ 5 सीटें ही बढ़ाकर 8 सीटें जीत सकी। 1998 में 2013 तक लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस 2015 के चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। पार्टी को सिर्फ 9.65% वोट मिले, जबकि 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने 24.55% वोट के साथ 8 सीटें जीती थी। दिल्ली में पार्टी की दुर्गति यही नहीं रुकी। 2020 में वोट प्रतिशत गिरकर 4.26% रह गया। दिल्ली में हर बार लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, लेकिन इतने कम अंतराल में भी वोटिंग का ट्रेंड बदल जाता है। बीते 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो औसतन 18% स्विंग वोटर्स ही दिल्ली की सत्ता को तय करते हैं। स्विंग वोटर या फ्लोटिंग वोटर वो मतदाता होता है जो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं होता। वो हर चुनाव में अपने फायदे नुकसान के आधार पर अलग अलग को वोट दे सकता है। 2014 में भाजपा लोकसभा की सभी 7 सीटें जीती और कुल 70 में से 60 विधानसभा सीटों पर आगे रही। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 67 और भाजपा ने 3 सीटें जीती। 2019 में भाजपा फिर सभी लोकसभा सीटें जीती और 65 विधानसभा में आगे रही। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीत पाई। 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर सभी सीटें जीती और 52 विधानसभा सीटों पर आगे रही। पिछले 3 लोकसभा चुनावों से भाजपा एक तरफा जीतती रही है। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में करीब उतने ही वोट लेकर एक तरफा जीतती रही जितने भाजपा को लोकसभा में मिलते हैं। वहीं कांग्रेस 2013 के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में 10% वोट भी ना पा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी दलों की तरफ से तैयारी तेज कर दी गई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस चुनाव में सीधा मुकाबला होना है। अन्ना आंदोलन के बाद अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने इस साल 2013 के चुनाव में ही दिल्ली में शानदार प्रदर्शन किया। दिल्ली की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी को पिछले चुनावों में शानदार जीत मिलती आई है। इन सीटों को आम आदमी पार्टी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है।
एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित ओखला विधानसभा सीट को आम आदमी पार्टी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है। ओखला विधानसभा सीट का गठन 1993 में हुआ, जब दिल्ली में विधानसभा चुनावों की पुनर्रचना की गई। तब से इस सीट पर विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रभाव रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने यहां मजबूत पकड़ बनाई है। 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने 1,30,367 वोट प्राप्त करके बीजेपी के ब्रह्म सिंह को हराया था। बीजेपी के उम्मीदवार को 58,540 वोट मिले थे। 2015 विधानसभा चुनाव अमानतुल्लाह खान ने कांग्रेस के परवेज हाशमी को हराया, जो इस सीट पर लंबे समय से विधायक थे। 2013 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के परवेज हाशमी ने जीत हासिल की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के उभरने से उनका वोट शेयर कम हो गया। ओखला सीट पर इस चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को मैदान में उतारा है। आपको बता दें, ओखला सीट पर अल्पसंख्यक वोटर्स की बहुलता है। बुराड़ी विधानसभा सीट उत्तरी दिल्ली की सबसे हॉट सीट में एक मानी जाती है। इस सीट पर 2013 के बाद से आम आदमी पार्टी को शानदार जीत मिलती रही। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजीव झा इस सीट पर बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे। संजीव झा को आम आदमी पार्टी पूर्वांचली चेहरे के तौर पर भी जाना जाता है। बुराड़ी क्षेत्र में बुराड़ी कादीपुर, इब्राहिमपुर, मखमेलपुर, नंगनी पूना, झरोड़ा, जगतपुर जैसे गांव शामिल हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीत मिली थी। वहीं 2013 में आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने पहली बार जीत दर्ज की। 2015 में संजीव झा ने अपनी जीत दोहराई। 2020 में संजीव झा ने जनता दल यूनाइटेड के शैलेंद्र कुमार को हराकर तीसरी बार जीत हासिल की। इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने संजीव झा को मैदान में उतारा है। वहीं मंगेश त्यागी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने 2020 के चुनाव में 88,158 मतों से जीत दर्ज की थी। सीमापुरी विधानसभा सीट साल 2013 में आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। इस सीट से पहले धर्मेंद्र सिंह चुनाव जीते थे और उसके बाद 2015 और 2020 में राजेंद्र पाल को कामयाबी मिली थी। इस सीट पर राजेंद्र पाल को 2020 में 55,000 से अधिक वोटों में जीत हासिल हुई थी। सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसमें विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र शामिल हैं। 2008 में कांग्रेस के वीर सिंह धिंगान ने जीत हासिल की। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम ने 88,392 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी लोक जनशक्ति पार्टी के संतलाल को 32,284 वोट मिले थे। सीमापुरी विधानसभा सीट साल 2013 से आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। इस सीट से पहले धर्मेंद्र सिंह चुनाव जीते थे और उसके बाद 2015 और 2020 में गजेंद्र पाल को कामयाबी मिली। इस सीट पर राजेंद्र पाल को 2020 में 55,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई। सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसमें विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र शामिल हैं। 2008 में कांग्रेस के वीर सिंह धिंगान ने यहां पर जीत हासिल की। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम ने 88,392 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी। मटिया महल विधानसभा सीट पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की तंग गलियां, पुरानी पाइपलाइनों की समस्या और व्यापारिक प्रतिष्ठान इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। मटिया महल विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व है। 2020 तक हुए चुनाव में शोएब इकबाल का दबदबा रहा, जिन्होंने विभिन्न दलों के टिकट पर इसे जीत हासिल की। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शोएब इकबाल ने भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र गुप्ता को 50,241 वोटों से हरा दिया। मटिया महल से आम आदमी पार्टी ने सोमेश शौकीन को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है, यानी चुनावी दौड़ में कांग्रेस ने भी खुद को शामिल कर लिया है। इससे इनकार कर पाना राजनीतिक पंडितों के लिए भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के दमखम से चुनाव लड़ने के नतीजों को लेकर हिसाब किताब बिठाने में पंडित जुटे हुए हैं। किसका वोट काटेगी कांग्रेस, कितना वोट काटेगी कांग्रेस और क्या प्रचंड बहुमत लेकर सत्ता दोहराती रहेगी आम आदमी पार्टी, इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। प्रश्न को थोड़ा साफ करें तो लड़ाई नंबर 1 की नहीं, नंबर 2 की है। क्या ऐसा भी हो सकता है
कि नंबर 2-3 की लड़ाई में एक नंबर को किंग मेकर की तलाश करनी पड़ जाए। इन सारे सवालों को खंगालना बेहद जरूरी है। सत्ता के 3 दावेदार हैं तो नजरिए भी 3 हैं, और हर नजरिए को चुनौती देता भी एक नजरिया है। इन्हीं के बीच हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों की संभावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ तथ्यों पर गौर करते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 2014 के बाद से दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतती आई है, लेकिन हर विधानसभा में बीजेपी हारती चली गई। कांग्रेस भी 2019 में सभी 7 सीटें और 2004 में 6 सीटें जीत चुकी हैं। उससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1998, 2003 और 2008 में लगातार 3 बार कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उदय के साथ 2013 में राजनीति बदली। बीजेपी को 33% और आम आदमी पार्टी को 29.5% वोट मिले और 24.6% वोट पाकर कांग्रेस तीसरे नंबर पर हो गई। 2015 से दिल्ली विधानसभा का चुनाव एक तरफा रहा। बीजेपी विपक्ष रही, मगर लगातार 2 विधानसभा चुनावों में आप के मुकाबले क्रमशः 22 और 19% के अंतर के साथ कांग्रेस इस दौरान क्रमशः 9.7 और 4.26% पर आकर ठहर गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, लेकिन कांग्रेस 2019 में दूसरे नंबर पर हो गई। 2024 में आप और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और तकरीबन बराबर वोट हासिल किए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के मतदाता जिसे बहुमत देते हैं उसे स्पष्ट बहुमत देते हैं, और जिसे खारिज करते हैं उसे भी बहुत स्पष्ट तरीके से खारिज कर देते हैं। 2013 का विधानसभा चुनाव अपवाद जरूर है, मगर जब जनता ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले आंदोलन के कारण कांग्रेस के विकल्प के तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को अहमियत दी थी। यहां तक कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, मगर उसके बाद से देखा यह गया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत और कांग्रेस को विपक्ष के तौर पर दिल्ली की जनता ने देखा, जबकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत और बीजेपी को विपक्ष के तौर पर सम्मान के आधार पर वोट देने का काम जनता ने किया। कांग्रेस ने 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर विपक्ष का स्थान बीजेपी के लिए छोड़ दिया। इसका नुकसान कांग्रेस को आज तक उठाना पड़ रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव की खासियत है कि कांग्रेस का नया तेवर, ये तेवर विकल्प बनने की कोशिश के रूप में है। आम आदमी पार्टी से अलग दिखने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन में एक साथ रहकर भी ये कोशिश दिखाई दे रही है। फिर भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस टक्कर दे पाएगी, इस पर यकीन कर पाना लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पुराने आंकड़ों को देखकर बेहद मुश्किल लगता है। विधानसभा में 4.26% और लोकसभा में 18.91% वोट लाने वाली कांग्रेस अपने बलबूते आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर पाएगी, ये दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि सदन ही त्रिशंकु हो जाए? इसके आसार भी नहीं दिखते, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में पहले और दूसरे नंबर की पार्टी के बीच आज भी 19% का अंतर है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 49.31% वोटों का अंतर है। कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन भी करे तो वो लोकसभा में मिले 18.91% वोट ला सकती है, लेकिन तब भी वो आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी से मुकाबला करती नजर आएगी। कांग्रेस के वोटों की बढ़ोतरी केवल आम आदमी पार्टी को नुकसान करके नहीं होगी, नुकसान बीजेपी का भी होगा। बीजेपी जब विकल्प बनती नहीं देखेगी, तब मतदाता कांग्रेस की ओर आकर्षित होंगे। अगर बीजेपी बीते 5 विधानसभा चुनाव में सबसे कमजोर स्थान पर रहती है, तब उसे 32.3% वोट मिलते दिखाई देते हैं। कांग्रेस अगर पिछले विधानसभा चुनाव में मिले 4.26% वोट में 14.65% वोटों का इजाफा भी कर ले, तो ये सारा वोट उसे आम आदमी पार्टी से मिले। अब तक आम आदमी पार्टी को 38.92% वोट जरूर मिल जाते हैं। हालांकि ये मान लेना बेहद मुश्किल है कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की कीमत पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। क्या आम आदमी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस? ऐसा किसी को आज की तारीख में विश्वास नहीं है। क्या बीजेपी में ये दम है? बीजेपी के पास ऐसा कोई आधार नहीं है। वो लगातार आम आदमी पार्टी से मात खाई आई है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री इनकम्बेंसी कभी बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं रही।
तो इस बार भी चमत्कार तो नहीं होने वाला है। ऊपर समझाया जा चुका है कि कांग्रेस के वोट काटने के भरोसे में बीजेपी अपने लिए सत्ता की राह नहीं देख पा रही। राहुल गांधी ने कांग्रेस में उम्मीद लगाई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के घटक दलों से दूर करके कांग्रेस की उस सियासत को चोट पहुंचाई है जिसके तहत उसे भरोसा है कि दलित, मुस्लिम और दूसरे वोट कांग्रेस को आकर जुड़ेंगे। कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे, लेकिन सीटों में कितने तब्दील हो जाएंगे ये कह पाना बेहद मुश्किल है। बीजेपी अपनी सीट बढ़ा सकती है, लेकिन उसकी भी समय सीमा तय है। जब वो वोट बढ़ते नजर नहीं आ रहे तो सीटें भी कितनी बढ़ेंगी, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के लिए मुश्किल है कि जनता बीजेपी के पास दिल्ली की सत्ता की चाबी है ऐसा मानती है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का सामना बीजेपी को भी करना पड़ता है। अब तक इसका फायदा आम आदमी पार्टी लेती आई है। कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, इस बारे में खुद कांग्रेसी भी विश्वास नहीं कह पाते। ऐसे में संभव है कि आम आदमी पार्टी उस घाटे की भरपाई किसी भी हद तक बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी से कर ले। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर कांग्रेस की सेहत में सुधार बीजेपी के लिए पहले से कमतर प्रदर्शन के आसार और आम आदमी पार्टी के लिए अपनी सत्ता बचा ले जाने में मजबूत आधार बनते जा रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान में अब तक झूठे दावे, निराधार भरोसा दिलाने की कोशिशें हैं और दूसरे दलों को कमतर दिखाने की स्पर्धा है। ऐसे में नेतृत्व के प्रति विश्वास और पुराने किए गए कामकाज ही वोटों के समीकरण को इधर या उधर करेंगे। अरविंद केजरीवाल के समानांतर नेता ना तो बीजेपी में दिखते हैं, ना ही कांग्रेस में नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। नई दिल्ली विधानसभा सीट दिल्ली विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीट है। यहां से एक बार फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने भाजपा और कांग्रेस ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे को टिकट देकर मुकाबला रोचक बना दिया है। नई दिल्ली सीट कभी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का गढ़ कही जाती थी। कांग्रेस इस चुनाव में कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी तरह भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश साहिब सिंह वर्मा को टिकट दिया गया है। ऐसे में जानना रोचक हो जाता है कि नई दिल्ली सीट इतनी चर्चित क्यों है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली को विधानसभा कैसे मिली, इसकी कहानी 1952 से शुरू हुई। 1952 पार्ट सी राज्य के रूप में दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। 1956 में उस विधानसभा को भंग कर दिया गया। 1966 में दिल्ली को एक महानगर परिषद दी गई। दिल्ली राज्य विधानसभा 17 मार्च 1952 को पार्ट सी राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत अस्तित्व में आई। 1952 की विधानसभा में 48 सदस्य थे। मुख्य आयुक्त को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान था। इसके संबंध में राज्य विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति दी गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद दिल्ली 1 नवंबर 1956 से भागसी राज्य नहीं रही। दिल्ली विधानसभा और मंत्री परिषद को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दिल्ली में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और उत्तरदायी प्रशासन की मांग उठने लगी। इसके बाद दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 के तहत महानगर परिषद बन गई। ये एक सदनी लोकतांत्रिक निकाय था जिसमें 56 निर्वाचित सदस्य और 5 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे। इसके बाद भी विधानसभा की मांग उठती रही। 24 दिसंबर 1987 को भारत सरकार ने सरकारिया समिति को नियुक्त किया। समिति ने 14 दिसंबर 1989 को अपनी रिपोर्ट पेश की और सिफारिश की कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए, लेकिन आम आदमी से जुड़े मामलों से निपटाने के लिए अच्छी शक्तियों के साथ एक विधानसभा भी दी जानी चाहिए। बालकृष्ण समिति की सिफारिश के अनुसार संसद ने संविधान में 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 पारित किया, जिसने संविधान में नए अनुच्छेद 239 ए और 239 ए भी डाले, जो अन्य बातों के साथ दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था करते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मुद्दों पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। 1992 में परिसीमन के बाद 1993 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के बाद दिल्ली को एक निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री मिला। दिल्ली विधानसभा गठन के बाद 1993 में पहले चुनाव हुए। उस वक्त नई दिल्ली के नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं थी। उस वक्त नई दिल्ली गोल मार्केट के नाम का हिस्सा थी। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट को मौजूदा वजूद मिला। इस बीच दिल्ली में हुए 7 चुनाव में 3-3 बार कांग्रेस और आप को जीत मिली। वहीं एक बार भाजपा ने यहां से जीत हासिल की। दिलचस्प है
कि जिस पार्टी का प्रत्याशी पहले गोल्ड मार्केट और बाद में नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीता, उसकी दिल्ली में सरकार बनी। 1998, 2003 और 2008 में यहां से शीला दीक्षित और 2013, 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल इस सीट पर लगातार 3 बार जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। नई दिल्ली विधानसभा सीट बहुत चर्चित सीटों में से एक है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित चुनाव लड़ती थी। 2013 में यहां से आपके अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीता था। इसके बाद तब से लगातार केजरीवाल इस सीट से विधायक है। इस सीट को मुख्यमंत्री देने वाली सीट भी कहा जाता है। नई दिल्ली विधानसभा सीट दिल्ली विधानसभा की सबसे चर्चित सीट है। यहां से एक बार फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने भाजपा और कांग्रेस ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट देकर मुकाबला बेहद रोचक बना दिया है। नई दिल्ली सीट कभी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की गढ़ रही है। कांग्रेस इस चुनाव में कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। इस तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को टिकट दिया है। इस बार आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से टिकट दिया है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। इन चेहरों के कारण नई दिल्ली की सीट एक बार फिर से हॉट सीट बन गई है। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने पूर्व सांसद परवेश वर्मा को टिकट दिया है। परवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और 2014 से 2024 तक पश्चिम दिल्ली सीट से भाजपा के सांसद रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। दिल्ली के लिए बिसात बीत चुकी है। हर सियासी दलों ने अपने अपने सिपाही चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता का है, जो 5 फरवरी को अपने मताधिकार के प्रयोग से दिल्ली की किस्मत लिखेंगे और आखिरकार 8 फरवरी को दिल्ली की जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।